हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति का आणविक आधार का चौथा लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले 3 लेक्चर हम इसके पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और डीएनए पैकेजिंग और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देखी थी। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पूरा प्रोसेस समझाया और तीसरे लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन को समझा था। आज के इस वीडियो में हम 2 पार्ट कवर करने वाले हैं। एक हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे, आनुवंशिक कूट जिसे हम कहेंगे, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन क्या होता है, उसका पूरा जो प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हमें जेनेटिक कोड पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले जेनेटिक कोड हमें आना चाहिए। ठीक है, तो हम बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ाएंगे जैसे आपको समझ में आता है। आप बिल्कुल वैसे ही पढ़िए जैसे आपको समझ में आता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर पहले जेनेटिक कोड करेंगे, जितना भी टाइम लगेगा 10-15 मिनट अगले लेक्चर के अगले भाग में, और उसके बाद हम ट्रांसलेशन पे आएंगे। ठीक है, और ये जो लेक्चर हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे, जेनेटिक कोड से भी क्वेश्चन बनते हैं, ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। और इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि इसके बाद जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मेरे साथ जब तक मैं आपको पढ़ाता रहूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड हिंदी में अगर मैं लिखूं तो आनुवंशिक कूट नाम इसको दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? आनुवंशिक कूट। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या होता है इसको समझने से पहले कुछ 1-2 वैज्ञानिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उनके बारे में जानते हैं। धीरे धीरे आपको जेनेटिक कोड समझ में आ जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, वो समझाना ही मैं आया हूं। सबसे पहले मैं एक वैज्ञानिक का नाम लूंगा यहाँ पे, जिसका नाम है जॉर्ज गेमो। जॉर्ज गेमो, ये वैज्ञानिक सबसे पहले हमें इनके बारे में पढ़ना है। जॉर्ज गेमो ने सबसे पहले आनुवंशिक कूट जो शब्द है ये शब्द दिया, ये शब्द दिया सर्वप्रथम। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गई कि जेनेटिक कोड जो है, आनुवंशिक कूट शब्द जो है वो सबसे पहले किसने दिया? तो वो दिया था अपने अपने क्या, जॉर्ज गेमो ने। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई थ्योरेटिकली। ठीक है, थ्योरेटिकली मतलब सैद्धांतिक रूप से, कोई प्रैक्टिकल उन्होंने कुछ नहीं किया, सैद्धांतिक रूप से ये बताया, थ्योरेटिकली ये बताया कि जेनेटिक कोड जो होते हैं, जेनेटिक कोड क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। जेनेटिक कोड क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं, त्रिक होते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? जेनेटिक कोड त्रिक होते हैं, मतलब 3-3 के जोड़ों में पाए जाते हैं। अभी के लिए आप इतना समझो, ट्रिपलेट या त्रिक का मतलब 3-3 के जोड़ों में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जेनेटिक कोड क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, ये 2 बात इन्होंने बताई। किसने बताई? जॉर्ज गेमो ने। अब ट्रिपलेट होते हैं तो जो टोटल यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं? 4, और 4 की पावर n से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कोडोन निकलेंगे। नंबर ऑफ कोडोन किससे निकालेंगे अपन? नंबर ऑफ कोडोन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 4 की पावर n। 4 की पावर क्या होती है? n होती है, और n यहाँ पे क्या है? ट्रिपलेट है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, तो 4 की पावर 3, यहाँ से आपको 64 कोडोन यहाँ पे टोटल मिलेंगे। कितने कोडोन मिलेंगे? 64 कोडोन। इतनी बात आपको समझ में आई? नॉर्मल सी बात है, जो टोटल कोडोन निकालने का फॉर्मूला होता है वो 4 की पावर n। 4 क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस सार कितने होते हैं? 4 होते हैं। बिल्कुल भाई, एक डीएनए में 4 होंगे, आरएनए है तो उसमें भी 4 पाए जाते हैं, तो हम आरएनए की बात करेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे नाइट्रोजनस सार है, और पावर की n मतलब ट्रिपलेट है यहाँ पे, तो 64 इसके अंदर ये कोडोन पाए जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो वैज्ञानिक आता है उनका नाम है नीरेनबर्ग एंड मथाई। जैसा भी नाम है आपको याद करना पड़ेगा, नीरेनबर्ग एंड मथाई। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव कर दिया, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया
ये प्रूव कर दिया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ही होते हैं, जेनेटिक कोड जो हैं वो त्रिक ही होते हैं। तो ये भी एक दूसरे वैज्ञानिक का नाम है जो आपको याद रखना है। पहले वैज्ञानिक जॉर्ज गेमो थे, इन्होंने थ्योरेटिकली ये बताया कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो आपके ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट द्वारा किसने प्रूव कर दिया? निरेनबर्ग और मथाई ने। इन्होंने एक बात और बताई कि जो ट्रिपल यू होता है, ट्रिपल यू, ये धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, ये ट्रिपल यू फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। जो इन्होंने बातें बताई वो मैं आपको यहाँ पे लिखाना भी जरूरी है, बाकी हम समझते जाएंगे। ट्रिपल यू क्या होता है? ये एक पूरा 3 का जोड़ा है, तो इसे हम ट्रिक कहेंगे, ठीक है? ट्रिक नहीं, ट्रिपलेट, ठीक है? तो इसे पूरे को कोडोन हम नाम दे देते हैं, ठीक है? तो ये इतना आप लिखो। यहाँ पे कुछ समझने वाली चीजें हैं आपको लग रही है? कुछ भी नहीं, अभी तक जो भी है इन्होंने जो बातें बताई वो मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है? लो इसका स्क्रीनशॉट लो। एक वैज्ञानिक और है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, इसको मैं मिटा सकता हूं अभी। चलो, एक वैज्ञानिक का नाम हमें और जानना है जिनका नाम है हमारे भारतीय वैज्ञानिक हरगोबिंद खुराना। वैज्ञानिक का नाम क्या है? हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने एक एंजाइम है जिसका नाम आपको याद रखना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। एंजाइम की सहायता से कृत्रिम आरएनए बना दिया। क्या बना दिया? कृत्रिम आरएनए का निर्माण कर दिया, कृत्रिम आरएनए का निर्माण किया। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये हरगोबिंद खुराना के बारे में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इन्होंने एक एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है उसकी सहायता से कृत्रिम आरएनए का, आर्टिफिशियल आरएनए का निर्माण कर दिया। और इनके लिए इनको जो है इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। डन है ये बात? इतनी चीजें क्लियर हैं? अगर इतनी चीजें क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो, अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो ये है कि जेनेटिक कोड की विशेषता क्या है। जो आनुवांशिक कूट हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर हैं, विशेषता क्या है, उसके लक्षण क्या है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जेनेटिक कोड की विशेषताएं, ठीक है? जेनेटिक कोड की विशेषता हम पढ़ रहे हैं। पहली बात जो हम पढ़ भी चुके हैं, ये कैसे होते हैं? त्रिक होते हैं, त्रिक होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जेनेटिक कोड त्रिक होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि एक एमआरएनए जो होता है उसके 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड का निर्माण करते हैं, एक अमाइनो एसिड का निर्माण करते हैं। ये बात कितनों को समझ में आई कि एक एमआरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके एक अमाइनो एसिड बनाएंगे? ये तो आपको बिल्कुल पता है। अब हम जो पढ़ेंगे, क्यों बनाएंगे ये तो पता है ना। एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड अमाइनो एसिड क्यों बना रहे? ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, उसी को ही तो ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आरएनए से प्रोटीन बनाना, सीधा प्रोटीन थोड़ी बनेगा, अमाइनो एसिड बनेंगे, अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, उसी को प्रोटीन नाम दे देते हैं। और एमआरएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो 3-3 न्यूक्लियोटाइड के जोड़े, फॉर एग्जाम्पल ये एक एमआरएनए है, ये एक एमआरएनए है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है? इसमें न्यूक्लियोटाइड है AUGCCAGUZ, ठीक है? ये इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोटाइड है AUGC, ये न्यूक्लियोटाइड है। ये पूरा एक एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड है, समझ आ रहा है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कुछ भी हो सकता है। तो ये इतने सारे इसमें न्यूक्लियोटाइड है।
इससे बनना क्या है, अल्टीमेट हमें क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। इसे हमें क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। ध्यान से समझते जाओ, एक एमआरएनए में मान लो ये न्यूक्लियोटाइड है, उससे हमें प्रोटीन बनाना है। तो जब प्रोटीन बनाएंगे तो प्रोटीन में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो एसिड होते हैं। मतलब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा प्रोटीन का बनाएंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड को बनाने में इसके 3 न्यूक्लियोटाइड चाहिए। अमाइनो एसिड को एक अमाइनो एसिड बनाने के लिए एमआरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड चाहिए, जैसे कि ये है और ये है। ठीक है, तो जैसे कि AUG ये किसी एक अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड 1 को कोड कर रहा है, ये किसी अमाइनो एसिड 2 को कोड कर रहा है, ये किसी अमाइनो एसिड 3 को कोड कर रहा है। तो इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, 3 अमाइनो एसिड हुए। फिर इनको पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ऐसे जोड़ देंगे तो इसे प्रोटीन नाम दे देंगे। क्लियर है? तो ट्रिपलेट है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और ये जो 3 का जोड़ा होता है इसे ही कोडोन बोला जाता है। एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड का जोड़ा होता है उसे ही कोडोन का नाम दे दिया जाता है। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, ये मैंने आपको समझाया। ट्रिपलेट कैसे होते हैं समझ में आ गया है ना? और टोटल जो कोडोन होते हैं वो कितने होते हैं, 64 होते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया। टोटल नंबर ऑफ कोडोन कितने होते हैं, 64 हो सकते हैं, 64 हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एमआरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक अमाइनो एसिड का निर्माण करते हैं, इसलिए कोडोन ट्रिपलेट होते हैं। इसलिए कोडोन क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। पहली इसकी विशेषता आपको समझ में आई, ट्रिपलेट कैसे हुए, क्या चीजें हैं वो आपको समझ में आई ये बातें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब नेक्स्ट जो इसकी बात करेंगे हम, वो एक बात यहीं पे और कर लेते हैं। दूसरा इसका लक्षण यहीं पे लिख देते हैं कि ये कोमा रहित होते हैं। कोडोन जो होते हैं, कोडोन कोमा रहित होते हैं, अर्थात इनको एक साथ पढ़ा जाता है, इनको एक साथ पढ़ा जाता है। कैसे, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब एक जो कोडोन है, फॉर एग्जांपल AUG है, तो इसके बीच में ऐसे कोमा नहीं होंगे या पूर्ण विराम वगैरह कुछ भी नहीं, इसको सिंपली एक साथ पढ़ा जाएगा AUG। ठीक है, ये पूरा एक कोडोन है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, कोमा पूर्ण विराम ऐसा कोई भी चिन्ह यहाँ पे नहीं आया जाएगा, एक साथ इसको पढ़ा जाएगा संलग्न ढंग से। ओके, ये 2 विशेषता हमने पढ़ ली। तीसरी विशेषता पे आएंगे हम। तीसरी बात जानेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। अगर आप इसको लिखें तो मिटा रहा हूं मैं। ओके, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे स्टॉप कोडोन और स्टार्ट कोडोन। 64 कोडोन होते हैं, ये बात हमने क्लियर कर ली। इन 64 में से कुछ कोडोन ऐसे होते हैं जो स्टॉप कोडोन होते हैं। स्टॉप कोडोन का मतलब है जहां पे जिनसे अमाइनो एसिड नहीं बनेगा। स्टॉप कोडोन का मतलब क्या होगा, जिनसे अमाइनो एसिड नहीं बनेगा। और स्टार्ट कोडोन का मतलब जिनसे अमाइनो एसिड बनना स्टार्ट होगा, है ना? तो पहले हम पढ़ लेते हैं स्टार्ट कोडोन। तीसरी बात है ये हमारी स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन का मतलब आप समझ ही रहेंगे, जहां से प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड बनना शुरू होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर शुरू होते हैं प्रोटीन एक विशेष अमाइनो एसिड से बनना शुरू होता है। प्रोटीन जो है वो एक विशेष अमाइनो एसिड से बनना शुरू होता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी अमाइनो एसिड जो जिसकी मर्जी आई वो फर्स्ट आ गया, नहीं। कोई भी प्रोटीन हो उसके अंदर जो प्रथम अमाइनो एसिड होगा, फर्स्ट जो होगा वो फिक्स होता है। ये बात मैंने आपको पीछे भी बताई थी। अगर आपने वो लेक्चर लगाए हैं तो आपको पता होगा कि हर प्रकार का जो प्रोटीन होता है उसका फर्स्ट अमाइनो एसिड सेम होता है। वो कौन होता है, मिथियोनिन। ठीक है, तो मिथियोनिन को कोड कौन करेगा, उसका जो कोडोन है, मिथियोनिन को एक विशेष प्रकार का कोडोन कोड करेगा, तो उसको हम स्टार्ट कोडोन नाम दे देंगे। ठीक है, तो प्रोटीन एक विशेष अमाइनो एसिड से बनना शुरू होता है। ठीक है, और जो इस अमाइनो एसिड को कोड करता है, जो इस अमाइनो एसिड को कोड करता है, मतलब कोड करने का मतलब बनाता है। ठीक है, कोड करता है, उसे
स्टार्ट कोडोन कहा जाता है, उसे स्टार्ट कोडोन कहा जाता है। और वो कौन सा है? AUG। ये जो कोडोन है AUG, इसे स्टार्ट कोडोन कहा जाता है। ध्यान में रखना है आपको, AUG जो है ये आपका स्टार्ट कोडोन होता है, जिससे अमाइनो एसिड बनना शुरू होता है। तो AUG ये किसको कोड करता है? मिथियोनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है। मिथियोनिन, मेथियोनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है AUG, और इसे ही कहते हैं स्टार्ट कोडोन। ठीक है। चौथी बात हम इसकी बात करेंगे स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन, अब तो समझ में आ गया स्टॉप कोडोन। भाई स्टार्ट कोडोन अगर समझ में आ गया तो स्टॉप कोडोन तो उससे भी आसान है, जो स्टॉप कर दे अमाइनो एसिड संश्लेषण को, सॉरी प्रोटीन संश्लेषण को। प्रोटीन संश्लेषण को, प्रोटीन संश्लेषण को स्टार्ट करने वाला कोडोन स्टार्ट कोडोन, प्रोटीन संश्लेषण को रोकने वाले कोडोन, रोकने वाले कोडोन स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। इन्हें नॉन सेंस कोडोन भी कहा जाता है, ये भी बात ध्यान में रखना है। इन्हें जो है नॉन सेंस कोडोन भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये कोडोन किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, ये बात तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। क्लियर है मेरी बात? ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये किसी भी, सॉरी, ये जो कोडोन होते हैं ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए स्टॉप कोडोन कहते हैं। तो ये होते कौन से हैं? ये होते, देखो बहुत सिंपल है, 3 कोडोन है, कुल 3 कोडोन है। एक UAA, UAG और UGA। ठीक है, ये 3 कोडोन है जिनको क्या कहते हैं? स्टॉप कोडोन कहते हैं। तो ये आपके 3 स्टॉप कोडोन हो जाएंगे। ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो क्या मैं यहां पे एक बात लिख दूं कि कुल कोडिंग कोडोन जो है, कोडिंग कोडोन 61 ही होते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई? क्योंकि 3 यहां पे क्या हो गए? 3 यहां पे नॉन कोडिंग कोडोन है। ये क्या है? नॉन कोडिंग कोडोन है। नॉन कोडिंग कोडोन का मतलब ये किसी भी अमाइनो एसिड को नहीं बनाते हैं, तो इसलिए ये नॉन कोडिंग है। तो टोटल जो 64 कोडोन थे उसमें से 3 तो ये निकल गए, तो बाकी जो बचे 61 वही कोडिंग है, वही अमाइनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लिखेंगे, इन बातों को आप नोट करो। फिर हम कुछ और इसके कैरेक्टर पढ़ेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट चीज पे जाएंगे। मिटा दूं इसको, इसको मिटा दूं, चलो। चार विशेषता हमने पढ़ ली। नेक्स्ट अब आती है 5वीं विशेषता। नेक्स्ट आती है 5वीं विशेषता। 5वीं कौन सी है? 5वीं है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो कोडोन है वो यूनिवर्सल होते हैं। जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर अगर ट्रिपल U जो है वो फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, तो वो आपकी बॉडी में भी ट्रिपल U फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा। और वो आपकी बॉडी में ही नहीं, हर इंसान की बॉडी में, हर इंसान की बॉडी में नहीं, हर एक जीव की बॉडी में जो इस धरती पर है उसके अंदर वो उसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, इसलिए इनको कहा जाता है यूनिवर्सल। समझे मेरी बात को? कोई भी कोडोन जो हमारी बॉडी में जिस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, उसी अमाइनो एसिड को वो भैंस में, उसी अमाइनो एसिड को चिड़िया में, उसी अमाइनो एसिड को चींटी में कोड करेगा। इस चीज को कहते हैं यूनिवर्सल। समझ रहे मेरी बात को? लिख दूं मैं? इसका मतलब
ट्रिपल यू अगर इंसान में फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है, इंसान में अगर फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है, तो वो अन्य सभी जीवों में भी उसी अमाइनो एसिड को कोड करेगा। क्लियर है ये बात? यूनिवर्सल वाली बात क्लियर है? छठा जो पॉइंट है इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है वो होता है असंदिग्धता। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? अनएम्बिजियस। असंदिग्धता का मतलब है कि एक कोडोन जो है हमेशा एक विशेष अमीनो एसिड को ही कोड करता है, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक कोडोन जो है एक विशेष स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि एयूजी का जब मन किया मिथ्योनिन को कोड कर दिया, जब मन किया वेलिन को कोड कर दिया, जब मन किया थ्रियोनिन को कोड कर दिया। नहीं, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को एक स्पेसिफिक कोडोन कोड करता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे कि ट्रिपल यू आपको पता है फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, एयूजी किसको कोड करता है? एयूजी जो होता है ये मिथ्योनिन को कोड करता है। जीयूजी ये किसको कोड करता है? वेलिन को कोड करता है। जीयूजी किसको कोड करता है? वेलिन को कोड करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। एक सातवां इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर और लिख सकते हैं, वो आप इसको कहेंगे अपभ्रष्टता। या अपहासिता भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे डीजेनरेसी। क्या कहेंगे? डीजेनरेसी। इसको अनएम्बिजिनियस, इसको डीजेनरेसी। अपहासिता क्या होती है? यहां पे हमने कहा कि एक कोडोन एक विशेष अमाइनो एसिड को ही कोड कर सकता है, लेकिन यहां पे क्या होता है, जो एक अमाइनो एसिड है ना वो कई कोडोन से कोडित हो सकता है। दोनों बात में डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। एक अमाइनो एसिड कई कोडोन से कोडित हो सकता है, कई कोडोन से कोडित हो सकता है। इन सभी कोडोन को, कौन से सभी? जो इस अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, इन सभी कोडोन को अपभ्रष्ट कोडोन कहते हैं। ठीक है, और इस चीज को अपभ्रष्टता कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नोट करो अगर आ गई है तो, इसको नोट करो फटाक से नोट करो। 7 बातें मैंने आपको जेनेटिक कोड के बारे में बताई है। ठीक है, 7 को याद रखना आपको। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि 64 जेनेटिक कोड कैसे बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल 64 जेनेटिक कोड आपको बनाने आने चाहिए। कैसे बनते हैं 64 जेनेटिक कोड, वो अपन देख लेते हैं। इसको मैं मिटा दूं और उसके बाद में आपको यहाँ पे सारणी बना के बता सकता हूं कि कैसे कोडोन बनेंगे। अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा? जेनेटिक कोड बनते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 64 होते हैं, तो पहले 64 खांचे आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके अंदर चलो ये हो गया। अब इसमें मैं 4 खांचे बनाऊंगा यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, आप भी बना लो साथ साथ में, बेटे देख क्या रहे हो। 4 इधर बनाऊंगा, ठीक। अब आपको पता है जो एक आरएनए होता है,
आरएनए में 4 जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो कौन से होते हैं? 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है यूरेसिल। क्योंकि आरएनए है, आरएनए में क्या होता है? आरएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार हो जाएंगे, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इनको बस आपको लिखना है, लेकिन लिखना किस क्रम में? इस क्रम में देखो, किसी भी क्रम में, जो भी आपको मर्जी है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है यू सी ए जी, यहाँ पे भी ऐसे लिख दो यू सी ए जी। ऐसे लिखना आता है सबको? ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इसको लिख दिया। अब ये जो खांचा है इसके अंदर चारों के नाम लिखो, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। इनमें एक एक खांचे में एक एक ही लिखना है, इनमें एक खांचे में चारों नाम लिख देने। लिख दिया। अब 3-3 के टुकड़े बनाने, बस कोडोन बनाने हैं ना, ट्रिपलेट बनाने, बन जाएगा। देखो इसको पकड़ो, यू, इधर क्या आ रहा है? यू, इधर क्या आ रहा है? यू, यानी कि ट्रिपल यू। अब इसमें देखो, इसमें तो पूरे में यही चलेगा, यू, इधर भी यू, इधर सी आ रहा है तो यू यू सी। इधर देखो यू यू, उधर ए आ रहा है तो यू यू ए, यू यू जी, यू यू जी। इसमें अगर 4 आ गए तो ऐसे 16 खांचे मैंने बताए हैं, बनाए हैं। कितने बन जाएंगे? बन जाएंगे 64, 64 बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। ठीक है, बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल। अब बनाना आ गया आपको। जैसे अब इसको बनाऊंगा तो कुछ भी आपको लिखना आना चाहिए, बस सिंपल है। सी यू, अब ये वाला पकड़ लो, सेम ही चीजें लिखी हुई है। तो सी, ऊपर वाला देखो यू, साइड वाला देखो यू, इधर देखो सी, ऊपर देखो यू, उधर देखो सी, इधर देखो सी, उधर देखो यू, इधर देखो ए, सी यू जी। बना लोगे किसी का भी? जैसे मैं इसका बना के चेक करता हूं आपको। इधर देखो ए, ऊपर देखो ए, इधर देखो यू, इधर देखो ए, ऊपर देखो ए, इधर देखो सी, है ना? किसी का भी बना लोगे। ये आपको कंप्लीट करना है, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आसान है, ये तो बनाना आना चाहिए। तो इससे आपके टोटल जो 64 कोडोन है वो इसके अंदर आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से होते हैं। ऐसे बनानी आपको, ऐसे आपको बनानी है। मिटाऊं इसको? अरे मिटाऊं? चलो ओके। अब जेनेटिक कोड वाला पोर्शन होता है अपना यहां पे समाप्त। जेनेटिक कोड हमने पढ़ लिया जितना पढ़ना था। अब हमारा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है ट्रांसलेशन, अनुवादन। ये क्या होता है? लेकिन उससे पहले हम आरआरएनए और टीआरएनए की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में बाद में ही देख लेंगे और समझ में आ जाएगा। ट्रांसलेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुवादन। सिंपल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझते जाना है। अनुवादन क्या होता है? तो अनुवादन की सिंपल सी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आरएनए से प्रोटीन बनना। आरएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होते हैं, प्रोटीन में क्या होता है? अमीनो एसिड। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड, आनुवांशिक जानकारियों का न्यूक्लियोटाइड से अमीनो एसिड में बदलना, ऐसे भी कह सकते हैं। तो एक ही बात है, सिंपल। आप सिंपल रहोगे जितना उतना अच्छा रहेगा। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि जो आनुवांशिक जानकारियां हैं, आनुवंशिक जानकारियां जो न्यूक्लियोटाइड के रूप में है, आरएनए में क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड के रूप में ही होती है। जो न्यूक्लियोटाइड के रूप में है उनका अमीनो एसिड में स्थानांतरण होना, उनका अमीनो एसिड में बदलना। एक ही बात है, दोनों में से कोई भी याद रखो, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये मैं 2 इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपकी चीजें एकदम क्लियर होती जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। मतलब हमारा इसमें काम रहेगा आरएनए से प्रोटीन बनाना। आरएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। वो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एक कोड होते हैं, डीएनए से आए हुए कोड होते हैं। उनमें ये पता चलता है कि अमीनो एसिड कौन सा बनाना है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें अमाइनो एसिड बनाना है, तो इसका क्या प्रोसेस है, कैसे अमाइनो एसिड बनेगा, वो हमें देखना है, वो चीज हमें देखनी है। ठीक है, एक बात और लिख लो, चाहे प्रोकैरियोट्स हो तथा यूकैरियोट्स हो, कोई भी हो, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, दोनों में ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म की हिंदी आप समझते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहां पे चलेगा? हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा। ठीक है, चलो नोट करो इसको, फिर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इसको नोट कर लो, फिर हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे। मिटाओ इसको, चलो अब जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसके 3 स्टेप है। ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसके 3 स्टेप है। पहला जो स्टेप होता है उसे कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब आप कहेंगे सबसे पहले तो आप अमाइनो एसिड पे आ गए, अभी तो अमाइनो एसिड बना ही नहीं है। तो अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में पड़े तो रहते हैं, अमाइनो एसिड बनते थोड़ी है। यहाँ पे क्या होता है, आपको प्रोसेस समझ में आया? अमाइनो एसिड बनते नहीं है। जो mRNA होता है ना, जिससे mRNA से आगे अमाइनो एसिड बनना होता है, तो वो mRNA को देख के वहां पे अमाइनो एसिड जोड़े जाते हैं, वहां साइटोप्लाज्म में से ला के tRNA उसको जोड़ता है। ठीक है, तो जो अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, पहले उनका एक्टिवेशन होगा। वो कैसे होगा? देखो, जो अमाइनो एसिड होता है ना, अमाइनो एसिड होता है ना, कोई भी अमाइनो एसिड है जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं AA1 अमाइनो एसिड है, इसके साथ एक एंजाइम जुड़ेगा, और ये एंजाइम जुड़ेगा तो इसको ATP भी चाहिए। ठीक है, यहां पे इसके साथ एक एंजाइम जुड़ेगा। अमाइनो एसिड जो है, मान लो कोई भी अमाइनो एसिड 1 है, एक XYZ अपने अमाइनो एसिड लिया, उसके साथ में एक एंजाइम जुड़ेगा, और ये जो एंजाइम है इसके साथ जुड़ने के लिए ATP चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये एंजाइम इस अमाइनो एसिड के साथ में क्यों जुड़ता है? तो ये इस अमाइनो एसिड के साथ में एंजाइम जुड़ने का जो रीजन है वो ये है कि ये जो अमाइनो एसिड हैं, ये बड़ा एक विशेष tRNA के साथ में ही जोड़ेगा। इसको अमाइनो एसिड को tRNA के साथ में जोड़ना है ना। क्यों जोड़ना है सर tRNA? ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि tRNA ही तो अमाइनो एसिड को यहां से ले जाके आगे प्रोटीन बनाएगा। तो पहले tRNA से अमाइनो एसिड जोड़ो, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो उसके साथ जोड़ने के लिए ये एंजाइम इसमें चाहिए। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा AA1E1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, E1 क्यों नाम दिया? क्योंकि एक विशेष प्रकार का अमाइनो एसिड के साथ विशेष प्रकार का एंजाइम जुड़ता है, ताकि ये एक विशेष प्रकार के tRNA को इसके साथ जोड़ सके। मैं विशेष क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो प्रकार का अमाइनो एसिड है, मान लो कुछ भी XYZ हो सकता है, वो एक विशेष प्रकार के tRNA के साथ ही जुड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी tRNA हो और उसके साथ कोई भी जो है कोडोन जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ATP आपको चाहिए, बात ध्यान में रखना, यहाँ पे आपको ATP चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये E1 क्या है? ये E1 क्या है? इस एंजाइम का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है अमाइनो एसिल सिंथेटेज। इस एंजाइम का नाम क्या है? अमाइनो एसिल tRNA सिंथेटेज। अमाइनो एसिल tRNA सिंथेटेज, ये इस एंजाइम का नाम है। इस एंजाइम का काम समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है चार्जिंग ऑफ tRNA। चार्जिंग ऑफ tRNA, इसका क्या मतलब हुआ? इसका कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ये मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स अब tRNA के साथ में लग जाएगा। मतलब अमाइनो एसिड को tRNA पे जोड़ना था, वो यहां पे जुड़ जाएगा। ध्यान से सुनो, AA1E1 इसके साथ में tRNA आएगा, तो अब ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये नहीं रहेगा अब। ठीक है, ये अलग हो जाएगा, एंजाइम tRNA जुड़ जाएगा, ये एंजाइम अलग हो गया अब। यहां से समझ रहे मेरी बात को? यहां तक
दो स्टेप अभी हमने किए। पहला अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन, एक्टिवेशन क्या किया, एक एंजाइम था अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, वो इसके साथ में जुड़ा, एटीपी यहाँ पे चाहिए थी। क्यों जुड़ा, ताकि ये इसको टीआरएनए पे जोड़ सके, ये इसको टीआरएनए पे जोड़ सके उस अमाइनो एसिड को, ठीक है। तो यहाँ पे टीआरएनए के साथ में जोड़ दिया। अब ये जो बना हुआ है ना, ये टीआरएनए पे अमाइनो एसिड जुड़ गया। तो जब टीआरएनए पे अमाइनो एसिड जुड़ जाता है ना, इसी को कहते हैं चार्जिंग टीआरएनए, चार्जिंग टीआरएनए या अमाइनो एसिड, या अमाइनो एसिड टीआरएनए। समझ में आया, ये नाम इसी के हैं। जब टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड जुड़ जाता है ना, तब उसके नाम दिए जाते हैं चार्जिंग टीआरएनए या अमाइनो एसिड टीआरएनए। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है तुम पे, क्लियर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं दोबारा समझाऊंगा इसको, अगर नहीं है तो दोबारा समझाऊंगा। देखो इसको ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से सुन लो, और पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से सुनो। देखो मैंने कहा सिंपल सी, अब ट्रांसलेशन हमने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ट्रांसलेशन के 3 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप मैंने यहाँ पे बताए आपको। पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ट्रांसलेशन की जो मेन जो डेफिनेशन है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ट्रांसलेशन का मतलब है हम mRNA से RNA से, ऐसे सिंपल mRNA भी मत बोलो, RNA से हम प्रोटीन बनाने वाले हैं। RNA किसका बना होता है ये आपको पता है, जब शुरुआत से आप लेक्चर देख रहे हैं। तो RNA न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। RNA में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की चेन जब हो जाती है, या न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को ही हम RNA कहते हैं, ठीक है। मतलब RNA में न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हमें बनाना है RNA से प्रोटीन, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन किसका बना होता है, अमाइनो एसिड का, यानी कि अमाइनो एसिड की चेन प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड की चेन RNA, अमाइनो एसिड की चेन प्रोटीन है। मतलब किसी न किसी तरीके से हमें न्यूक्लियोटाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करने का मतलब इतना है कि जो न्यूक्लियोटाइड है ना, वो हर एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड एक विशेष प्रकार के अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। मतलब उसमें लिखा हुआ है, जैसे कि AUG अगर लिखा हुआ है, AUG अगर लिखा हुआ है, एक mRNA है लंबा पूरा, उसमें न्यूक्लियोटाइड लिखे हुए AUGCATC कुछ भी XYZ, उसमें से 3-3 के हमको जोड़े बनाने हैं। और 3 न्यूक्लियोटाइड का जो जोड़ा है ना, वो एक अमाइनो एसिड के कोड कर रहा है। कोड कर रहा है मतलब वो उसमें जानकारी है कि AUG इस अमाइनो एसिड को बनाएगा, CUC इस अमाइनो एसिड को बनाएगा। ये उसके पास जानकारी है। mRNA का काम ही क्या होता है, उसके पास जानकारी होती है प्रोटीन बनाने के लिए कि कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पे होगा, ठीक है। यही तो बात कर रहे थे, यही तो बात कर रहे थे। मतलब अमाइनो एसिड वहां पे लगाने हैं, उसको देख देख के नीचे वाली चेन में अमाइनो एसिड लगाने हैं। तो अमाइनो एसिड कोई बनाते नहीं है, अमाइनो एसिड बॉडी में होते हैं, उनको mRNA में जो कोडोन होते हैं उनके बेसिस पे नीचे लगाया जाता है, ठीक है। तो वो साइटोप्लाज्म से लाने पड़ेंगे। अब उसको लाने का काम tRNA करता है ना। mRNA वो सूचना लेके आ जाता है DNA से कि यहाँ पे ये अमाइनो एसिड लगेगा, यहाँ पे ये लगेगा, लेकिन वो लाएगा कौन, tRNA लाएगा। अब tRNA लाएगा तो पहले उसके साथ जोड़ना तो पड़ेगा अमाइनो एसिड को, तो उस tRNA के साथ में जोड़ना पड़ेगा। अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि एक tRNA के साथ एक विशेष प्रकार का अमीनो एसिड ही जुड़ता है। तो ये कौन सुनिश्चित करेगा कि इस tRNA के साथ यही अमाइनो एसिड जुड़ेगा, ये एंजाइम करेगा, अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंजाइम करेगा। पहले ये अमाइनो एसिड के साथ में ये एंजाइम जुड़ेगा, ये एंजाइम जुड़ने के लिए ATP चाहिए और इससे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब अगर इसके साथ ये एंजाइम जुड़ गया तो इस अमाइनो एसिड के साथ यही tRNA जुड़ेगा, क्योंकि इसी का एंजाइम जुड़ा हुआ है। मान लो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अमाइनो एसिड 2 है तो उसका एंजाइम 2 उसके साथ जुड़ेगा, और 2 जुड़ेगा तो इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स बढ़ गया। अब इसके साथ में जो है tRNA दूसरा प्रकार का जुड़ेगा, दूसरा प्रकार का tRNA इसके साथ ऐड करेगा, क्योंकि इस अमाइनो एसिड के साथ ये वाला एंजाइम जुड़ा हुआ है। समझ रहे मेरी बात को। तो एंजाइम क्यों अटैच किया ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें tRNA ऐड करना है। हमें क्या करना है, tRNA पे अमाइनो एसिड जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि आगे जाके प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप मैंने आपको बताए। और जब tRNA पे अमाइनो एसिड जुड़ जाता है तो उसे चार्जिंग tRNA कहते हैं, इसलिए इस स्टेप को नाम दिया चार्जिंग ऑफ tRNA। क्लियर है, क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम तीसरे स्टेप पे आएंगे, अब हम तीसरे स्टेप पे आएंगे। मिटाओ इसको, चलो। तीसरा जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या हुआ,
तीसरा स्टेप हमारा हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि प्रोटीन का निर्माण, एक ही बात है इसका भाई। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच बनते हैं? अमीनो एसिड के बीच में। तो ये पॉलीपेप्टाइड हो गए बहुत सारे, तो ये जो चेन है इसे को प्रोटीन नाम दे देंगे बस। अब ये बनानी कैसे है? नाम तो दे दिया, बहुत सिंपल है। बनाएंगे कैसे ये चेन? चेन बनाएंगे कैसे, ध्यान से सुनो। अब इसके भी 3 स्टेप है। जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके भी 3 स्टेप है। कौन कौन से? पहला जो स्टेप होता है उसको कहेंगे इनिशिएशन, शुरुआत होती है, इनिशिएशन। दूसरा जो इसका स्टेप होगा वो हो जाएगा इलोंगेशन, दूसरा स्टेप इलोंगेशन। और तीसरा होता है टर्मिनेशन। कोई भी अभिक्रिया होती है उसके 3 स्टेप होते हैं। शुरुआत करना, उसको लंबा बढ़ाना, इलोंगेशन का मतलब, और टर्मिनेशन मतलब पूरी हो जाना, खत्म कर जाना। तो 3 स्टेप इसके हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी तो पहले वो शुरू होगी, फिर वो लंबी होगी, फिर वो समाप्त हो जाएगी। 3 स्टेप होते हैं, तो बस 3 स्टेप हो गए। अब हमें पढ़ना है सबसे पहले इनिशिएशन, इसी को समझना है। ये समझ गए तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। ये समझना आपको इनिशिएशन। अब इनिशिएशन जो होता है इसको अपन पढ़ने वाले हैं। इसको मैं मिटा दूं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। ये समझ में आ गया कि ये 3 स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के। हमें पढ़ना है पहले इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन। ओके, अब इनिशिएशन जो होता है इसके भी 3 स्टेप है। इनिशिएशन के फिर से 3 स्टेप, ध्यान से समझना। ट्रांसलेशन के 3 स्टेप कौन कौन से? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर मैंने कहा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। अब हमने कहा हम इनिशिएशन पढ़ेंगे तो इसके भी 3 स्टेप है। वो कौन से? ध्यान से सुनना। इसमें जो पहला जो स्टेप होता है, पहला जो इसका स्टेप है बहुत सिंपल है। आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि एमआरएनए के साथ, एमआरएनए जो है, एमआरएनए के साथ राइबोसोम की छोटी इकाई का जुड़ना, राइबोसोम की छोटी उप इकाई का जुड़ना। ये इसका पहला स्टेप है। जैसे कि प्रोकैरियोट्स है तो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम 80S होता है, 70S होता है, और यूकैरियोट्स में 80S होता है, ठीक है। तो 70S में क्या हो जाएगा? 30S और 40S, यही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 40S और 50S होते हैं, 60S होते हैं, ठीक है। ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें ये है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है? एमआरएनए जो है, अब हमने एमआरएनए पे काम करना स्टार्ट कर दिया। एमआरएनए के साथ हम पहले क्या जोड़ेंगे? राइबोसोम की जो छोटी वाली यूनिट है, छोटी वाली सब यूनिट। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में 30S होती है, यूकैरियोट्स में 40S होती है, होती है, होती है कि नहीं होती? होती है। तो उसके साथ एमआरएनए को ऐड करेंगे। कर दो, क्या दिक्कत है? कर दो इसको। ये एमआरएनए है, इसके साथ में मान लो मैं प्रोकैरियोट्स का यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, तो 30S यहां पे जोड़ दूंगा, 30S यहां पे ऐड करूंगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहां पे? एमआरएनए 30S कॉम्प्लेक्स, इसका संकुल बन जाएगा एमआरएनए 30S कॉम्प्लेक्स। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। जो एक आरएनए होता है इसके, सॉरी, राइबोसोम जो होता है ना, एक राइबोसोम, उसके अंदर 2 सब यूनिट होती है, 2। ध्यान से समझो, एक राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स का हो चाहे वो यूकैरियोट्स का हो, किसी का भी राइबोसोम हो, उसके अंदर 2 सब यूनिट होती है, एक 30S, एक 50S, ठीक है। ये किसके केस में है? प्रोकैरियोट्स के केस में। और यूकैरियोट्स के केस में 40S और ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये 50S है। अब देखो यहां पे जो 2 सब यूनिट है, तो ये एक बड़ी यूनिट होती है, जैसे कि 50S है तो ये एक बड़ी वाली यूनिट है, और एक यहाँ पे छोटी वाली यूनिट है, ठीक है। तो हमने छोटी वाली यूनिट को एमआरएनए के साथ में ऐड कर दिया। मान लो ये हमारा एमआरएनए था जिसपे ऐसे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए रहते थे, यहाँ पे हमने एक जो यूनिट है उसको ऐड कर दिया छोटी वाली को, बस इतना सा काम किया। समझ रहे मेरी बात को? ये एमआरएनए है और ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। पहला स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो धीरे धीरे समझ में आएगा,
इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे थे, ठीक है। तो समझना तो पड़ेगा। पहला स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया बताएंगे मुझे। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा जो mRNA है उसके साथ हम राइबोसोम की छोटी वाली इकाई जोड़ेंगे। 2 इकाई होती है राइबोसोम की, 2 इकाई होती है, 2 सब यूनिट होती है। जो छोटी वाली यूनिट है उसको हम पहले जोड़ेंगे। सिंपल बात है। अगर प्रोकैरियोट्स है तो उसमें 30S जोड़ेंगे, यूकैरियोट्स है तो 40S जोड़ेंगे। क्लियर है? देख लो, यही काम किया अभी तक, यही काम किया बस। अब दूसरा पॉइंट हम इसका पढ़ने वाले हैं। दूसरा पॉइंट अब हम इसका पढ़ने वाले हैं। मिटाऊं मैं इसको? चलो, अब इनिशिएशन का दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे। मिटा रहा हूं मैं, सारा मिटा रहा हूं। अब इनिशिएशन का दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। इनिशिएशन का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? इनिशिएशन का दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा स्टेप है इनिशिएशन का। अब mRNA 30S कॉम्प्लेक्स के साथ इनिशिएटर टीआरएनए जुड़ता है। ध्यान से लिखना, इनिशिएटर टीआरएनए जुड़ता है। टीआरएनए नहीं बोला मैंने, टीआरएनए तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन में प्रथम अमीनो एसिड अगर मिथ्योनिन होता है तो उसके लिए जो टीआरएनए आएगा वो एयूजी वाला आना चाहिए ना, वो टीआरएनए आए जिसके पास एयूजी है, ठीक है। तो इसलिए इसको इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स के केस में ये क्या होता है? यूकैरियोट्स के केस में ये होता है मिथ्योनिन, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स के केस में ये इसको मिथ्योनिन न कह करके एप मिथ्योनिन कह देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इनिशिएटर टीआरएनए आप जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले टीआरएनए की स्ट्रक्चर आप देख लो। टीआरएनए दिखता कैसा है? टीआरएनए की स्ट्रक्चर देख लो। टीआरएनए सीधा सीधा नहीं होता है एमआरएनए की तरह। टीआरएनए क्या होता है? अपने ऊपर फोल्ड हो जाता है। नॉर्मली कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होकर के फोल्ड हो जाता है और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाती है। ये ऐसी, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये 2D स्ट्रक्चर है, और 2D स्ट्रक्चर इसकी क्लावर लीफ मॉडल जैसी दिखती है, क्लावर लीफ मॉडल जैसी। 3D स्ट्रक्चर इसकी एल शेप की दिखती है। मैंने यहाँ पे 3D नहीं बनाई है। 3D कैसी दिखती है? एल शेप की दिखती है, लेकिन 3D हमें नहीं देखना है, हम 2D से काम चलाएंगे, 2D स्ट्रक्चर से। ये इसकी 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या होता है? मान लो ये पूरी चेन, इसको जब आप खोलोगे ये 3 प्राइम 5 प्राइम तो ये सीधा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाता है। ये इसके स्ट्रक्चर है। अब ये जो टीआरएनए है, मैंने आपको बताया ना टीआरएनए जो है इसके साथ में, अब देखो ध्यान से समझो, मैंने जो पहले 2 स्टेप बताए थे, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और टीआरएनए का चार्जिंग, वो कैसे होता है? मान लो यहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड है AA1, ठीक है। ये जो अमीनो एसिड है इसके साथ में वो वाला एंजाइम जुड़ गया ताकि ये इसके साथ जोड़ सके, इस वाले टीआरएनए के साथ जोड़ सके, ठीक है। तो अब ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में ये इसको इसके साथ जोड़ेगा, ये इसको इसके साथ जोड़ेगा, तो यहाँ पे 3 पे आकर के ये लग गया अमीनो एसिड। ये क्या लग गया? अमीनो एसिड। तो अब इसे कहेंगे चार्जिंग टीआरएनए। तो ये इसके ऊपर लग गया। समझ रहे मेरी बात को? अब ये अगर इसके ऊपर लग गया तो ये वहां पे जाके वहां पे जोड़ देगा उसको। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो mRNA है, यहाँ पे मान लो जो ये mRNA है इसमें कोई भी सीक्वेंस दे रखा है XYZ, ये AUGCAA, ठीक है, ये कुछ भी सीक्वेंस दे रखा है, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अगर AUG है तो इस टीआरएनए को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे मिथ्योनिन ऐड करना है, AUG का कोड है? कैसे पता चलेगा? यहाँ पे ये जो नीचे वाला लूप आपको दिख रहा है, नीचे वाला लूप, इसमें हर कोडोन का एंटी कोडोन लगा हुआ रहता है। इसमें हर कोडोन का यहाँ पे एंटी कोडोन लगा रहता है। यहाँ पे क्या लगा रहता है? एंटी कोडोन। अब आप कहेंगे सर एंटी कोडोन क्या होता है? ये क्या नहीं बोला है? तो जो कोडोन है, मान लो AUG क्या है? कोडोन है। तो यहाँ पे AUG का इसके ऊपर कोडो एंटी कोडोन लगा हुआ रहेगा। एंटी मतलब इसका उल्टा। एडेनिन के साथ में कौन जुड़ता है? एडेनिन के सामने कौन जुड़ता है? ए के सामने T जुड़ता है, वो DNA में जुड़ता है। ये RNA है तो इसके साथ U जुड़ेगा, U के साथ में कौन जुड़ेगा? A जुड़ जाएगा, और G के साथ में C जुड़ जाएगा। यानी कि इसके नीचे UAC लगा रहेगा यहाँ पे।
यहां पे अगर UAC लगा हुआ है तो यहां पे ये इसको जोड़ देगा मिथ्योनिन को। ये ऐसे पता चलता है। जो कोडोन होता है ना, उस कोडोन का एंटी कोडोन इस tRNA के इस लूप पर लगा रहता है, और अगर कोडोन और एंटी कोडोन मिल गए, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं जब कोडोन और एंटी कोडोन एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। तो यहां पे फिर ये वाला अमीनो एसिड यहां पे जुड़ जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? tRNA की स्ट्रक्चर समझ में आई? अगर समझ में आई तो बोलो यस, अगर समझ में आ रही है तो बोलो यस। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलो मिटा रहा हूं मैं इसको, एक बार फिर से समझ लो। मैंने कहा जो tRNA होता है ना, उस tRNA, हर एक प्रकार के tRNA के पास अपना अमीनो एसिड होता है, वो ऐसे लेके घूमता है। यूं समझो, हर प्रकार का जो tRNA, मान लो मैं tRNA हूं तो मेरे पास अमीनो एसिड लगा हुआ है। ऐसे कैसे लगा वो मैंने आपको पहले 2 स्टेप में बता दिया, इसलिए वो पहले स्टेप बताए, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और चार्जिंग ऑफ tRNA। मतलब उस tRNA के ऊपर अमीनो एसिड जोड़ दिया उस एंजाइम ने कि तेरा ये अमीनो एसिड है, तेरे को यही रखना है, ऐसे नहीं है कि तू इसको ले ले, है ना। तो हर प्रकार का अमीनो एसिड अपने ऊपर ऐसे एक एक अमीनो एसिड को लेके घूमता है, ठीक है। तो मान लो इसके पास भी कोई अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड लेके ऐसे घूम रहा है, लेकिन इसको थोड़ी पता है नीचे mRNA को कौन सा अमीनो एसिड चाहिए। तो इसके जो नीचे वाला लूप है उसके पास एंटी कोडोन होते हैं, हर कोडोन के एंटी कोडोन होते हैं। तो जब मतलब वो जुड़ जाते हैं, कोडोन के साथ एंटी कोडोन उसी का मिक्स होगा, है ना। तो जैसे ही वो जुड़ेंगे तो इसको पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे मिथ्योनिन जोड़ना है, तो वहां पे वो जोड़ देता है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है यहाँ पे, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। मिटाओ इसको। चलो, तो दूसरा स्टेप यही था कि जो mRNA 30S कॉम्प्लेक्स था उसके साथ में अब जुड़ेगा tRNA। अगर यूकैरियोट्स है तो उसके केस में मिथ्योनिन वाला, और प्रोकैरियोट्स है तो उसके केस में एपमिथ्योनिन वाला। तो ये आपके हिसाब से कर लेना। और इसके लिए एक GTP चाहिए, ध्यान में रखना, इसके लिए एक GTP चाहिए। पहली ATP कहाँ पे चाहिए थी? अमीनो एसिड के एक्टिवेशन में। दूसरी GTP यहाँ पे चाहिए आपको। तो अब ये इसका पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? mRNA 30S tRNA और जो भी है मिथ्योनिन कॉम्प्लेक्स। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया। कैसे बना? ध्यान से समझो। ये मेरा है mRNA, ये मेरा है mRNA, ठीक है। mRNA पे यहाँ पे मेरे कोड है, ये 3 के कोड लगातार ही होते हैं, ठीक है। तो ये कोड है, मान लो ये AUG है, ये GUG है, ये GAA है, GAG, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लगे हुए। अब मैंने कहा कि जो स्मॉल यूनिट ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है वो तो पहले से जुड़ गई, तो ये तो पहले से जुड़ गई, ठीक है। ये क्या है? राइबोसोम की, मैं पूरा साथ साथ समझा रहा हूं, राइबोसोम की छोटी उप इकाई, ठीक है, जो कि 30S हो सकती है प्रोकैरियोट्स के केस में और 40S हो सकती है यूकैरियोट के केस में, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, दोनों का साथ में आपको समझते रहना है। अब मैंने कहा यहाँ पे tRNA आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? tRNA आएगा, ये समझ लेना आपको tRNA। और इस tRNA की यहाँ पे ये लगा हुआ है अमीनो एसिड, है ना। अमीनो एसिड तो ये पहले से लेके ही घूम रहा है, तो यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे देखेगा कि ये इसका यहाँ पे ये जो कोडोन है ना, ये वाला कोडोन है, इसका इसके पास एंटी कोडोन होगा, इसके पास एंटी कोडोन होगा। ये देखता रहेगा कि मेरा वाला कोडोन कहाँ है, मेरा वाला कोडोन कहाँ है, यहाँ पे रहा, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब शुरुआत में चूंकि हम इनिशिएशन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो शुरू में मैंने बताया प्रोटीन का प्रथम अमीनो एसिड मिथ्योनिन होता है। तो मिथ्योनिन को कोड कौन करता है? AUG। तो यहाँ पे AUG ही रहेगा। और अगर यहाँ पे AUG है तो वही tRNA यहाँ पे जुड़ेगा सबसे पहले, जिसके पास मिथ्योनिन लेके खड़ा है, जो अपने सर पे मिथ्योनिन को लेके खड़ा है, वही यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये एंटी कोडोन और ये कोडोन आपस में क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। इन्होंने आपस में क्या करना है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेना है, ठीक है। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
तीसरा स्टेप और है अभी, इसको लिखो। मिटाऊं? चलो, अब इसका इनिशिएशन का तीसरा और लास्ट स्टेप है। बस ये समझ लो, आपका ट्रांसलेशन समझो, आपको समझ में आ गया। ये समझ लो, ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया। तीसरा है ना, तीसरा। अब इस कॉम्प्लेक्स के साथ, पूरा जो कॉम्प्लेक्स है mRNA 30S tRNA, इस कॉम्प्लेक्स के साथ राइबोसोम की बड़ी उप इकाई जुड़ती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले क्या जुड़ा? mRNA के साथ पहले राइबोसोम की छोटी उप इकाई जुड़ी, फिर उसके दूसरे स्टेप में tRNA जुड़ा, और थर्ड स्टेप में अब फाइनली जो राइबोसोम की बड़ी वाली यूनिट है वो भी जुड़ जाएगी। बड़ी वाली यूनिट वो भी जुड़ेगी। अब बड़ी वाली जो इकाई है, इसकी संरचना देख लो, इसकी संरचना देख लो। वैसे तो आपको पता ही है, ठीक है। मान लो ये सब यूनिट है, तो इसके ऊपर 3 साइट पाई जाती है, 3 स्थान होते हैं। एक साइट जो होती है उसको कहते हैं ई, ठीक है, एग्जिट साइट। एक होता है पी, ठीक है, पी साइट है। और एक होती है इसमें ए साइट, एक्सेप्टर साइट, ठीक है। पेप्टाइडिल साइट, एग्जिट साइट और एक्सेप्टर साइट, ये 3 साइट इस बड़ी वाली इकाई पे पाई जाती है। क्यों पाई जाती है आपको समझ में आ जाएगा, क्यों पाई जाती है आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अभी इतना समझो कि जो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई होती है उसमें 3 साइट पाई जाती है, ए, ई और पी, ठीक है। पी वाली साइट थोड़ी बड़ी होती है, ये बीच में पी वाली साइट बड़ी, ये छोटी सी, ये भी थोड़ी छोटी सी, ये 3 साइट इस पर पाई जाएगी। अब ये इसके साथ में जुड़ेगा, अब ये इसके साथ में जुड़ेगा तो पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि mRNA पहले से था, उसके साथ में 30S पहले से जुड़ गया, फिर tRNA इसके साथ में जुड़ गया जो इनिशिएटर वाला था, मान लो मिथियोनिन या एपमिथियोनिन कुछ भी था, ठीक है, एपमिथियोनिन मान लो प्रोकैरियोट के केस में, ठीक है। फिर उसके साथ में 50S जुड़ गया, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, 30S ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्रोकैरियोट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे भी प्रोकैरियोट्स। अगर आपको यूकैरियोट्स का केस लेना तो यहाँ पे मिथियोनिन लेना ना, यहाँ पे 40S ले लेना, यहाँ पे 60S ले लेना। यूकैरियोट्स केस में यही तो होगा, यही तो डिफरेंस होगा, और क्या होगा। तो ये पूरा अब जुड़ जाएगा और इसका पूरे का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये पूरा जुड़ जाएगा और इस पूरे का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये पूरा जुड़ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब बनेगा कैसे वो समझना है। ये तो समझ में आ गया कि कैसे बनेगा, अब ये देखना है बनेगा कैसे, ठीक है। यहाँ पे फिर से पूरा करते हैं, फिर से पूरे स्टेप करते हैं। देखो, सबसे पहले आएगा हमारा mRNA, ये हमारा mRNA आ गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस पे हमारे लगे हुए हैं कोड AUG, GAG, GUU, XYZ में कुछ भी कोड लगा सकता हूँ, ठीक है, AAU, ठीक है, ये कोड लगे हुए। मैंने कहा पहले सबसे पहले छोटी वाली यूनिट आगे जुड़ती है, ये राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट। फिर मैंने कहा इसके ऊपर आएगा tRNA, इसके ऊपर क्या आएगा, tRNA। तो अब मैं tRNA की पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना के ऐसे वाली, मैं सिंपल ऐसे tRNA बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आया tRNA, यहाँ पे मेरा क्या आया, tRNA आया, ये वाला, और इसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा हुआ है, ठीक है। इतनी चीज तो हम समझ चुके हैं लास्ट वाले स्टेप में। अब ये तीसरा स्टेप है, इसमें बड़ी वाली यूनिट आएगी। बड़ी वाली कैसे आएगी, देखो, ये वाली है बड़ी वाली यूनिट, ये वाली। इसके अंदर ये ए साइट, सॉरी ई साइट, ये इसकी पी साइट, और ये इसकी ए साइट, ये इसकी पी साइट, ये इसकी ई साइट, ये इसकी ए साइट। ये बड़ी यूनिट है, बड़ी उप इकाई। देखो, अब जो प्रथम अमाइनो एसिड, ये प्रथम वाला ही तो है, ये जो अमाइनो एसिड जो tRNA है वो प्रथम है, तो ये जो है हमेशा पी साइट के अंदर जुड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कहीं कहां पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। प्रथम अमाइनो एसिड हमेशा पी साइट पर जुड़ता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, पी साइट पे जुड़ गया। अब यहां पे ये इसके साथ में जुड़ गया, यहां पे अब ये इसके साथ में जुड़ गया। अब देखो, ये जो
अगली वाली जो ए साइट है इसका काम तो हो गया। इसने जो ये प्रथम अमाइनो एसिड का टीआरएनए है तो ये हमेशा पी साइट पे जुड़ता है। ये बात हमने कर भी ली कि जो प्रथम वाला टीआरएनए होता है, प्रथम टीआरएनए ऐसे लिखो, प्रथम टीआरएनए, टीआरएनए लिखो, अमाइनो एसिड लिख दिया। प्रथम टीआरएनए हमेशा कहां पे जुड़ेगा? पी साइट पे जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन बाकी सभी टीआरएनए ए साइट पर जुड़ते हैं, ए साइट पर जुड़ते हैं, ए साइट पर जुड़ते हैं। प्रथम जो टीआरएनए होगा वो पी साइट पे जुड़ेगा। ये साइट क्या है? बड़ी उपइकाई पाई जाने वाली आभासी है, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में होती नहीं है, बनाई गई है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये इसके साथ में जुड़ गया तो यहाँ पे ये वाला अमाइनो एसिड तो इधर बन गया, ठीक है, मतलब ये वाला अमाइनो एसिड तो यहाँ पे इसने जोड़ दिया। अब यहाँ पे ये शुरू तो हो गया, अब इसका करना है इलोंगेशन। नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप हमने क्या कर लिया? इनिशिएशन कर लिया। दूसरा स्टेप होता है इसमें इलोंगेशन, मतलब चेन को आगे भी तो बढ़ाना है। दूसरा स्टेप है इलोंगेशन। अब इलोंगेशन समझ रहे हैं कैसे? देखो यहाँ पे अब ये जो एडिनिन है, ठीक है, सॉरी एडिनिन क्या है, ये जो ए साइट है मान लो यहाँ पे है, तो नेक्स्ट जो आएगा मान लो यहाँ पे एक और टीआरएनए आया, ये एक टीआरएनए है और ये जो टीआरएनए है ये GAG का एंटीकोडोन लेके बैठा हुआ है। GAG का एंटीकोडोन क्या होता है? G का क्या उल्टा हो जाएगा? साइटोसिन, A का यूरेसिल और G का C, ये इसका एंटीकोडोन लेके बैठा है। तो ये अब कहाँ पे आएगा? क्योंकि ये इसका एंटीकोडोन लेकर बैठा हुआ तो इस वाला अमाइनो एसिड इसके ऊपर लगा हुआ होगा, तो ये इस पे आएगा, ये ए साइट पे जुड़ेगा। ये किस पे जुड़ेगा? ए साइट पे जुड़ जाएगा। तो ये मान लो यहाँ पे ए साइट पे जुड़ा, तो यहाँ पे ए साइट पे जुड़ने पर यहाँ पर इसका अमाइनो एसिड यहाँ पे जुड़ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे ये तो जुड़ गया, ये तो समझ में आ गया। इनिशिएटर टीआरएनए यहाँ पे जुड़ गया, उसके ऊपर पी साइट आ गई। आगे वाली ए साइट है, तो ए साइट पर वो अमाइनो टीआरएनए आके अटैच होगा जिसका नीचे कोड है, जिसका नीचे कोड है वही एंटीकोडोन जिसके पास है वो इसके पास जुड़ेगा। तो वो ऑब्वियसली बात है इसके पास वो अमाइनो एसिड होगा तभी तो जुड़ा है। तो यहाँ पे ये अमाइनो एसिड फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ये अमाइनो एसिड फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड है और ये अमाइनो एसिड है, इन दोनों के बीच में बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये इनके बीच में बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ये इनके बीच में बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये आगे खिसकता जाता है, ये इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनने से ये उसके बाद यूजलेस हो जाता है, इसका कोई काम नहीं रहता और ये आगे बढ़ता जाता है। जैसे कि ए साइड मान लो अब इन तीनों के पास आ गई, अब इन तीनों के पास आ गई, तो इसके कोडोन वाला टीआरएनए यहाँ पे आके जुड़ेगा और यहाँ पे ये अमीनो एसिड जुड़ गया और इनके बीच में ये लो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब मान लो ये तीन है, इन तीन का जो एंटीकोडोन रखने वाला टीआरएनए है वो यहाँ पे आएगा और उसके पास ऑब्वियसली बात है अगर इसका एंटीकोडोन है इसके पास तो इसका अमीनो एसिड भी इसके पास होगा, तो ये यहाँ पे ए साइड पे आके जुड़ेगा। अब सारे वाले आगे वाले ए साइड पे जुड़ेंगे, बाकी सभी टीआरएनए ए साइड पर जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ते जाएंगे, यहाँ पे ये अमीनो एसिड आते जाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। तो ये क्या बनेगी? देखो ऊपर प्रोटीन की एक चेन बन गई, ऊपर देखो आप प्रोटीन की एक चेन बनती जा रही है, प्रोटीन की एक चेन बनती जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यही प्रोटीन है। अब ये ऐसे तो ये बनती जाएगी, रोकना भी तो पड़ेगा। तो रोकने के लिए तीसरा जो स्टेप है हमने अभी पढ़ा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, इस चेन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है थर्ड जो स्टेप है टर्मिनेशन वाला। सिंपल सी बात है यार, जो अब वो टीआरएनए लेके आ जाना है जो किसी अमीनो एसिड को रखते ही नहीं है ना। हमने पढ़ा ना स्टॉप कोडोन, यहाँ पे लास्ट में स्टॉप कोडोन आ जाएगा। मान लो यहाँ पे आ गया GAA। अब इस GAA का एंटी कोडोन जिस भी टीआरएनए के पास होगा वो यहाँ पे, अब इसका किसी के पास होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये क्या है? स्टॉप कोडोन है, यहाँ पे आकर तो रुकना है चेन का निर्माण। तो जैसे ही इस पे पहुंचेंगे यहाँ पे ये रुक जाएगा, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, स्टॉप कोडोन हेतु कोई अमीनो एसिड व टीआरएनए नहीं होता है। स्टॉप कोडोन जैसे ही आ गया तो अब कुछ भी नहीं जुड़ेगा, बंद हो जाएगा और बंद ही करना है हम चेन को, ठीक है। इसलिए यहां पे आकर अनुवादन रुक जाता है, इसलिए यहां पर आकर अनुवादन रुक जाता है। यहां पे आके क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन रुक जाएगा, ठीक है। ये तीनों स्टेप यहां पे मैंने बताए, बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
भाई समझना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया ये मुझे बताओ। आप फिर से समझा दूं अगर आप कहो तो। इसको मैं एक बार फिर से समझाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस चीज को एक बार दोबारा बता देता हूं, एक बार दोबारा बता देता हूं। वैसे पूरा हो गया कंप्लीट ये, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा यार कि तुम्हें समझ में आया होगा, तो इसलिए मैं इसको दोबारा बताना चाहूंगा। बता सकता हूं? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिटाऊं। सबसे पहले तो आपको पता है मेन जो ट्रांसलेशन है उसके 3 स्टेप होते हैं। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण। पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण में भी 3 स्टेप, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में आपको सारी चीजें समझ में आ गई। इलोंगेशन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो एक जो स्टेप है वो मैं आपको बता दूं। मान लो ये हमारा एमआरएनए, फिर से मैं बना रहा हूं, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम हो जाएगा। इस पे पहला कोड हमेशा AUG होता है, कोई भी अमीनो एसिड बनता है, उसके बाद कुछ भी कोड हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कोड हो सकता है। और लास्ट में जो है हमारा GAA, ये स्टॉप कोडोन है, ये स्टार्ट कोडोन है, ये स्टार्ट कोडोन है, ये स्टॉप कोडोन है, जहां पे आके अमीनो एसिड मतलब चेन बनना रुक जाएगी। तो यहाँ पे पहले छोटी वाली यूनिट जुड़ती है, फिर इसके अंदर टीआरएनए आता है, वो टीआरएनए आता है जिसका इस कोडोन का, जिसका, अरे यार सुनो, वो टीआरएनए यहाँ पे आएगा जिसके पास इस कोडोन का एंटी कोडोन है। समझ रहे मेरी बात को? वही टीआरएनए यहाँ पे आएगा जिसके पास इस कोडोन का एंटी कोडोन है, और जिसके पास इसका एंटी कोडोन होगा उसके पास यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड जुड़ना है वो होगा ही होगा, ठीक है, वो होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमेशा टीआरएनए जो आता है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि यहाँ पे बड़ी सब यूनिट आती है, बड़ी वाली, ठीक है, यहाँ पे बड़ी वाली सब यूनिट आती है। तो ये यहाँ पे ई साइट, ये यहाँ पे पी साइट, और मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि जो फर्स्ट टीआरएनए होता है वो हमेशा कहाँ पे जुड़ेगा? पी साइट पे जुड़ेगा, पी साइट पे जुड़ गया, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ये रही ए साइट। अब बाकी के जितने भी अमीनो एसिड होंगे, सॉरी टीआरएनए होंगे, वो यहीं पे आएंगे, इस ए साइट से आके जुड़ेंगे, ठीक है। पी साइट इसके बाद यूजलेस हो जाएगी। प्रथम अमीनो एसिड जैसे ही जुड़ा, टीआरएनए प्रथम को इसने जोड़ा, और जोड़ने के बाद इसका काम हो गया खत्म, फिर सारा काम ए साइट करेगी, यानी कि नेक्स्ट सारे के सारे टीआरएनए ए साइट पे आकर के जुड़ेंगे। अब यहाँ पे इसका काम हो गया, अब चेन को हम इलोंगेट कर रहे हैं, लंबी कर रहे हैं, तो इसके लिए वो टीआरएनए यहाँ पे आएगा, वो टीआरएनए यहाँ पे आएगा, ए साइट पे वो टीआरएनए जुड़ेगा जो इस कोडोन का एंटी कोडोन रखता है, जो इस कोडोन का एंटी कोडोन रखता है। तो जो इस कोडोन का एंटी कोडोन रखेगा, ऑब्वियसली बात है उसके पास वैलिन अमीनो एसिड होगा, और वही हमें चाहिए। तो यहाँ पे ये मान लो आया, तो इसके पास ये वाला वैलिन अमीनो एसिड हो गया, ये यहाँ पे जुड़ गया। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाते हैं कोडोन और एंटी कोडोन के बीच में, ठीक है। तो अब ये 2 अमीनो एसिड हो गए, इनके बीच में पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज पेप्टाइड बॉन्ड बनाता जाता है। 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। अब ये ऐसे करके आगे आगे चलती जाती है, चलती जाती है, और ये जैसे जैसे ए साइट आगे बढ़ती है, अब ये अमीनो एसिड है, सॉरी ये वाला जो कोडोन है, तो इसका एंटी कोडोन वाला टीआरएनए आएगा, और यहाँ पे एक और अमीनो एसिड आ जाएगा, इसके साथ में भी पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, वैसे भी इसके साथ में भी पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। फाइनली ये आपका स्टॉप कोडोन आ गया। तो अब इसके लिए कोई टीआरएनए है ही नहीं, इसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है, तो अब कोई भी अमीनो एसिड भी यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, और फाइनली यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस जो कि आपको समझना था। समझ में आया? आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लो आप, अगर नहीं आया तो। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? कि एक अमीनो एसिड के निर्माण में, ये बात आपने गौर की होगी कि एक अमीनो एसिड को बनाने में कितनी एटीपी खर्च होती है। देखो, एक एटीपी तो जाती है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में, ये आपने भी देखा, जब अमीनो एसिड का हम एक्टिवेशन कर रहे थे, तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड वहां पे गई। एक जीटीपी कहां पे गई? टीआरएनए के जुड़ने में, टीआरएनए के जुड़ने में, जो इनिशिएटर टीआरएनए था, इनिशिएटर वाला, इनिशिएटर वहां पे गई, ठीक है। और एक जीटीपी जाएगी राइबोसोम को आगे खिसकाने में। अब आप कहेंगे सर राइबोसोम को आगे कैसे खिसकाएंगे? राइबोसोम को आगे खिसकाने में 3 टोटल यहाँ पे 2 एटीपी और सॉरी 1 एटीपी और 2 जीटीपी यहाँ पे लगती है एक अमीनो एसिड को बनाने में,
एक अमीनो एसिड को बनाने। अब आप कहेंगे सर आगे कैसे खिसकेगा, आगे कैसे खिसकेगा बताओ, ये इनिशिएटर नहीं है, सब में चाहिए। आगे कैसे खिसकेगा, मान लो ये यहाँ पे है राइबोसोम, अब यहाँ पे इसके लिए अगर टीआर ने जोड़ना है तो इसको आगे खिसकना पड़ेगा ना, तो इसको आगे खींचने में भी 1 जीटीपी चाहिए होती है, तो एक अमीनो एसिड को बनाने में 3 जीटीपी चाहिए। ठीक है, डन है, डन है कि नहीं है बताओ। अब ये वाला ट्रांसलेशन वाला हो जाता है पोर्शन समाप्त। अब एक दो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूं, फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। एक बात मैं बताना भूल गया, एक होता है वोबल परिकल्पना। क्या होती है वोबल परिकल्पना? वोबल परिकल्पना ये क्या होता है? आपको सबको पता है कि एक अमीनो एसिड को कोड करने हेतु, एक अमीनो एसिड को बढ़ाने हेतु एक कोडोन होता है, और इस कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इस कोडोन में कितने 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे कि एक अमीनो एसिड है मीथियोनिन, मीथियोनिन को बनाने के लिए आपके पास एक कोडोन होगा AUG, जिसमें 3 आपके पास न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पे वोबल परिकल्पना क्या कहती है कि जो कोडोन है ना, ये जो कोडोन है ना, इस कोडोन के तीसरे न्यूक्लियोटाइड में अगर आप बदलाव कर देते हैं तो अमीनो एसिड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही अमीनो एसिड बनेगा जो पहले बनना था। समझ रहे हैं मेरी बात को? वोबल परिकल्पना के अंदर ये बात आपको जाननी है कि जो एक कोडोन है उसके तीसरे न्यूक्लियोटाइड में अगर आप बदलाव कर रहे हैं तो उससे अमीनो एसिड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोबल परिकल्पना का ये मानना है कि जो प्रथम 2 अमीनो एसिड है वही, प्रथम 2 न्यूक्लियोटाइड है वही अमीनो एसिड का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लिख भी लो। ठीक है, तो ये अब इसके साथ में ये भी आपको समझ आ गया ना। तो कोडोन का अगर थर्ड है तो एंटी कोडोन का फर्स्ट हो जाएगा, कि एंटी कोडोन के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में अगर बदलाव होता है तो अमीनो एसिड में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कोडोन का थर्ड है तो एंटी कोडोन का ऑब्वियसली बात है फर्स्ट हो जाएगा। ये बात मैं लिख दूं, ये बात मैं लिख दूं। कोडोन के तीसरे न्यूक्लियोटाइड में बदलाव होने से अमीनो एसिड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीनो एसिड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अमीनो एसिड का जो निर्धारण है वो कौन करेगा? प्रथम 2 न्यूक्लियोटाइड। निर्धारण प्रथम न्यूक्लियोटाइड करते हैं। ठीक है, कोडोन का तीसरा और एंटी कोडोन का फर्स्ट, ये दोनों बात याद रखना। ठीक है, ये आपकी वोबल परिकल्पना है जो कि आई थिंक बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ भी ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे। ट्रांसलेशन और जेनेटिक कोड जो है आपको पूरा समझा दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन बताएंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अन्य लोगों के साथ में वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।